गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इति है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 मैनेजमेंट पेपर का यूनिट 1 का सब्जेक्ट टॉपिक डिमांड एनालिसिस। कल हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। खुद से आपने नोट्स बनाए होंगे थोड़े से, क्योंकि खुद से भी नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। मैं एक बार फिर कहूँगी कि जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स कॉमर्स का था 12th 11th में, और जिन्होंने बीकॉम एमकॉम जो भी करके आए हैं, उनको थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने कंसेप्ट्स पे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, जैसे कि उन्होंने सीधे MBA वगैरह किया है लेकिन उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो एज अ समरी फॉर्म में है, लेकिन आपको उससे मदद बहुत मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, वो एक पूरी रिवीजन टाइप की आपका हो जाएगा। अगर आप कोई अलग से रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा बुक्स में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो एकदम इन डेप्थ होता है। समरी एज सच हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हम बहुत सारी किताबों के साथ लेके आते हैं और हम आपको उतना कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है व्हाट इज डिमांड। कल हमने, याद होगा कि थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस किया था कि डिमांड आखिर होती क्या है, और इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। हमारा सब्जेक्ट तो मैनेजमेंट है, तो हम डिमांड क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्वेश्चन कभी दिमाग में आया? आया होगा, चलो कोई बात नहीं। जिसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारा सब्जेक्ट तो मैनेजमेंट है, तो हम डिमांड या डिमांड से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्यों पढ़ते हैं, तो हम बता दें कि देखिए, मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे, या मैनेजमेंट किस चीज़ का होता है, एक बिजनेस का होता है। और एक बिजनेस तभी चालू होता है या बिजनेस तभी आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, आप कंज्यूमर को जानते ही नहीं है कि उसकी डिमांड आखिर है क्या, वो क्या चाहता है, वो उसकी मांग क्या है, तो आपका बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा। ठीक है, तो कल मैंने बताया था व्हाट इज डिमांड, तो बताइए व्हाट इज डिमांड। डिमांड की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको? willingness to buy or ability to pay विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे given period of time. एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, राइटिंग कर रहा है। अब देखिए, डिमांड जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक छात्र मौजूद है और यहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर है जो कुछ एप्पल्स बेच रहा है। ठीक है, अब इसके जो एप्पल्स हैं, इसका प्राइस कुछ 100 रुपीज़ है। जो हमारा स्टूडेंट है उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ है। उसको खरीदने की चाह भी बहुत है, मतलब वो चाहता है कि ताज़े ताज़े एप्पल जो स्ट्रीट वेंडर्स के पास हैं वो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो अब इस केस में बताइए, क्या ये डिमांड होगी उस छात्र की? मान लीजिए इस छात्र का नाम ए है, क्या ए की डिमांड होगी उस एप्पल्स के लिए? क्यों? पैसे नहीं है उसके पास। जी बिल्कुल, उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो 50 रुपए
उसके पास जेब में है, लेकिन एप्पल्स कितने हैं, उसके पास 100 रुपीज हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम और ऐड ऑन करते हैं कि डिमांड इज द विलिंगनेस टू बाय बैक्ड अप बाय व्हाट, परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर आपकी वही होती है कि खरीदने की आपकी क्षमता है कि नहीं, आपके पास उतने पैसे हैं कि नहीं, आपकी पॉकेट उसको अलाउ करती है कि नहीं कि आप अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए डिमांड की। डिमांड इज मेंट टू बी द डिजायर और want for something. In economics, however, demand means much more than that. It is effective demand. That is much more than much more than that. That is IE वाला that is, ठीक है? Effective demand. Hyphen लगाओ. The amount buyers are willing to purchase at a given price. the Buyers are willing to purchase at a given price over a given period of time. purchase Purchase at a given price over a given period of time. ठीक है? Done? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लो। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। अब यहाँ पे मैंने एक नया टर्म लिखा है, डिजायर। और यहाँ पे लिख रही हूं मैं डिजायर, नीड, वांट। ये 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे उसी तीनों टर्म्स का एक पॉइंट लिखा है मैंने, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। मतलब उसके पास खरीदने की क्षमता भी हो और उसके पास खरीदने की चाह भी हो। ये जो विलिंगनेस टू पे है, इसका मतलब खरीदने की चाह भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे हैं लेकिन वो खरीदना ही नहीं चाहता, तब भी डिमांड नहीं कही जाएगी किसी कंज्यूमर की। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डिजायर, इसका मतलब क्या होता है? ये तो विलिंगनेस हो गई। अच्छा चलो इन तीनों वर्ड्स का मतलब बताओ। डिजायर, नीड और वांट। need जरूरत, want चाहिए, अच्छा, डिजायर ये भी चाहिए। ख्वाहिश, डिजायर ख्वाहिश, नीड जरूरत और वांट चाहिए। अच्छा अच्छा चलो स्कूल टाइम पे जाते हैं, जैसे टीचर्स बोलते थे ना कि प्लेस दीज वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस। सेंटेंस फ्रेम करो, इस पे करो। नीड हमारा रोटी कपड़ा बनाना। अच्छा
चलिए पूजा बता रही है हमारा नीड जो है जरूरत किसी जिससे मतलब चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और ये मकान, ठीक है। फिर डिजायर क्या बता रही हो पूजा? कोई भी लग्जरियस चीज। अच्छा, डिजायर हो गई तुम्हारी लग्जरी, ओके। और वांट? सोचो सोचो, अरे जनरल सोच लो, मतलब हाँ, डिजायर लग्जरी हो गई, नीड रोटी कपड़ा मकान हो गया पूजा के लिए, वांट अभी वो सोच रही है, ठीक है सोचो। तुम नहीं दिखाई दे रही हो, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ हद तक तुमने सही गेस किया है, आई होप गेस ही है, या टर्म पता थे तुम्हें पहले से? पता था? अच्छा पता था, तो ठीक है। तो बताओ इसमें से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? तीनों में से बताओ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म सबसे ऊपर। ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लग्जरी। ये शॉर्ट टर्म है, अच्छा। फिर इससे ज्यादा नहीं पता, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही बताया, ये भी अच्छा है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम्स में आए, बेसिक कंसेप्ट है लेकिन आपके एग्जाम्स में घुमा के हो सकता हो पूछ लिया जाए। तो देखिए मैं बताती हूँ, जो पूजा ने बताया, नीड इज द नेसेसिटी, मतलब वो जरूरी ही जरूरी है आपके जीवन में। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो भी आपको वो चीज़ों पे खर्चा करना ही करना है, मैंडेटरी है। मतलब अगर एक गरीब से गरीब इंसान है तो भी वो खाने के लिए अपने घर का रोटी कपड़ा, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, भले ही वो मकान अफोर्ड ना कर पाए लेकिन वो ऐसा तो नहीं करेगा कि 2 जून की रोटी जिसको कहते हैं, वो कुछ भी करके मेहनत मजदूरी करके रोटी और बदन को ढकने के लिए कपड़ा तो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ ही कर लेगा। लेकिन अगर मिडिल क्लास की बात करी जाए तो नीड आपकी नीड ऑफ द आवर होती है, मतलब ये आपकी शॉर्ट टर्म होती है। मतलब अगर आपको अभी किसी चीज़ की नीड है, जैसे कोविड के टाइम पे इंसानों को किस चीज़ की नीड थी? खाने की नीड थी? नहीं, उनको नीड किस चीज़ की थी? अगर उनकी तबीयत खराब हो रही थी उनको नीड थी किसकी? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। मतलब आपने देखा होगा कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को भी सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रही थी, चाहे उनके पास पैसे हों चाहे उनके पास पैसे ना हो, लेकिन वो उनकी नीड ऑफ द आवर थी। मतलब उस करेंट टाइम की जैसी सिचुएशन थी, वो ज़रूरत थी। तो इसलिए नीड आपकी वैरी करती रहती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज नीड है रोटी की तो कल भी आपकी नीड रोटी की ही रहेगी। हो सकता हो आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, या हो सकता हो कुछ डाउन आपकी लाइफ चली जाए तो आपकी नीड बदल सकती है। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, क्लियर? नहीं, रोटी आपको चाहिए, लेकिन रोटी ऐसा नहीं है कि अगर आप आज रोटी नहीं खाएंगे या आपने गेहूं की रोटी नहीं खाई तो आप कभी ज्वार की रोटी आप खा के देखिए, कभी बाजरे की रोटी खा के देखिए। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, जैसे कि पहले ये होता था कि हम ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे, ज्वार तो गरीबों का खाना है, लेकिन आज के सिनेरियो में केस उल्टा हो गया है। आज जो ज्वार बाजरा रागी ये सब खाते हैं, इनको हम अमीरों की कैटेगरी में डालते हैं। इनफैक्ट अब ये कहा जाता है कि जो ग्लूटेन फ्री खाना जिसको कहते हैं उसमें यही नहीं आता, जो आपका रोटी है ये आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्ब्स पाए जाते हैं, और कार्ब्स मतलब ग्लूटेन फ्री, तो मतलब आप इसका ऑल्टरनेटिव खोजेंगे। अगर आपको सीलियाक डिजीज हो गई तो रोटी आपकी नीड नहीं रह जाएगी। सीलियाक डिजीज एक डिजीज होती है जिसमें आप ग्लूटेन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर पाते। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो बन सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हमारी जो अभी मिस यूनिवर्स थी, क्या नाम था उनका, जो अभी रही हैं, हाँ, उनको ये डिजीज है, तो उनके लिए देखिए ये नीड नहीं है, उनके लिए नीड नहीं है क्योंकि उनको डिजीज है, तो उनके लिए नीड नहीं है, ठीक है। कपड़ा भी उनकी ज्यादा नीड नहीं हो सकती क्योंकि वो इतना कमा रही हैं, उनको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं डिजायर की। इन्होंने ये चीज सही बताई, लग्जरी आपकी डिजायर एक हो सकती है। जैसे कि अभी आप इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप ये उम्मीद करते हैं, या आप एक ऐसा सपना जिसको कहते हैं कि मैं सपना देखती हूँ कि कल को जब मैं
इस ओहदे पे जाऊंगी या मैं इतना कमाने लगूंगी तब मैं एक बड़ा बंगला रखूंगी और 2-4 नौकर चाकर होंगे, कुत्ते रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म जाति है। क्यों? क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आपकी पूरी नहीं होने वाली ये आपकी ख्वाहिश होती है। जैसा कि पूजा ने बताया, लग्जरी बिल्कुल हो सकती है लेकिन होती है ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी तुरंत से आप इसको पा नहीं सकते। आप मेहनत करेंगे, आप उस सपने को हासिल करने के लिए एकदम हासिल करेंगे, तब जाके वो आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप पैदा ही सोने के चम्मच के साथ हुए हैं तो अलग की बात है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल क्लास इंसान की, जो मेहनत करता है ताकि वो कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को वो लग्जरी लाइफ दे पाए। जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने कभी 5 स्टार में खाना नहीं खाया, लेकिन मेरा सपना है कि जब मैं अपनी पहली सैलरी पाऊंगा तब मैं अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाऊंगा? ताज। ठीक है, ताज में हम लोग डिनर करेंगे, लंच करेंगे, जो भी, तो वो आपकी डिजायर होती है। ठीक है, तीसरी आती है आपकी वांट। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो आप अफोर्ड कर पाते हैं और आपकी ये कहीं ना कहीं आज हाँ परचेजिंग पावर के अंदर आती है। ये भी आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के बीच में वेरी करती रहती है। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। ये आपके इनकम स्लैब पे डिपेंड करती है कि अभी आपकी इनकम मान लीजिए 60,000 है, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए आगे आने वाले टाइम में, वो चाहे हो एक गाड़ी हो या कुछ भी हो, जो लग्जरी नहीं है, पहली बात मैं बता दूं, जो लग्जरी नहीं है लेकिन आपकी प्राइस रेंज में आनी चाहिए, वो जिसको आप अफोर्ड कर पाए, वो आपकी वांट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी डिमांड किन चीजों पे बेस करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हेडिंग डालिए। बस चलिए, चलो बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव गुड या जो भी दूसरा है। नहीं नहीं, शुरुआत से एकदम बेसिक से बताओ। अदर गुड्स तो होते हैं, बेसिक जिससे डिमांड इफेक्ट होती है वो क्या होती है? प्राइस ऑफ द, हाँ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी कहें या गुड कहें। अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ द गुड या कमोडिटी। ये आपकी एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी तुरंत से डिमांड इफेक्ट हो जाएगी। पूजा ने कहा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो भी एक फैक्टर है, लेकिन अगर हम इमीडिएट फैक्टर्स की बात करें तो वो आपका प्राइस ऑफ द गुड में आता है, क्योंकि अगर प्राइस ही ज़्यादा होगा किसी गुड का तो आप उस चीज़ को डिमांड ही नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास जेब में 50 रुपए हैं लेकिन सेब आपके 100 रुपए के हैं, तो आपकी वो डिमांड नहीं बनेगी। दूसरा क्या होता है? दूसरा बताओ, जो तुम बताओगे मैं वही लिखूंगी। चलो, अरे अरे शर्मा नहीं, बताओ, सोच के बताओ। मतलब देखिए, डिमांड एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रोजमर्रा के उससे जुड़ा हुआ है। बस फर्क इतना है कि आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मार्केट में आप जरूर घूमते होंगे लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, इनकम गुड, देखो आता तो है तुम्हें, कितनी पढ़ रही है तुमने? इनकम ऑफ द, इनकम किसकी? बायर। बायर और सेलर हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम बायर लिखेंगे, अगर हम सेलर की मतलब सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम सेलर लिखेंगे। ठीक है, इनकम वही बात है, चाहिए आपको 1 लाख की चीज लेकिन आपकी सैलरी है 10,000, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, कितना हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप वो 1 लाख की चीज पता नहीं कितने महीनों में अफोर्ड कर पाएंगे। तीसरा
और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड भी बढ़ सकती है, या हो सकता है कि आप अभी जो डिमांड कर रहे हो, जैसे कि अभी आप नॉर्मल आटा खाते हो किसी लोकल ब्रांड का, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी हो सकता हो आप पिल्सबरी का आटा खाने लगें, आशीर्वाद का आटा खाने लगें, कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ें कंज्यूम करने लगें। ये भी एक फैक्टर होता है डिमांड का, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसको कैसे समझाएंगे? प्रेफरेंस, अब मुझे बॉटल लेना, मेरी प्रेफरेंस है तो ये मेरी डिमांड है, जब प्रेफरेंस ही नहीं है मेरी तो डिमांड नहीं है। मतलब टेस्ट चेंज हो गया, मतलब मुझे अब चाय नहीं पसंद, नहीं पीना मुझे, तो मैं कॉफ़ी पे जाऊँ, कोल्ड ड्रिंक्स पिला सकती हूँ, तो जो चाय की डिमांड होगी वो कम होती जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सही समझाया इन्होंने कि जैसे जैसे आपका टेस्ट चेंज होता जाएगा आपकी डिमांड भी चेंज होती जाएगी। जैसे अभी आज की डेट में आपको चाय पसंद है, लेकिन कल आपको कॉफ़ी पसंद हो गई, तो कल आपकी हो सकता हो जो डिमांड हो चाय की वो धीरे धीरे कम हो जाए। प्रेफरेंस वही होता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को चूज़ करते हैं लाइफ में। जैसे कि मुझे अंगूर ज़्यादा पसंद है बनाना से, तो मैं मेरी जो डिमांड होगी, मेरा जो प्रेफरेंस है फ्रूट्स में वो ग्रेप्स पे ज़्यादा होगा। हो सकता हो किसी को सेब पसंद हो, किसी को कोई और फ्रूट्स पसंद हो, तो वो टेस्ट और प्रेफरेंस एक इंसान का, एक बायर का भी बहुत हद तक आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये पर्सन टू पर्सन ये क्या कहते हैं वेरी करता रहता है, ठीक है। फिर क्या आता है, और क्या हो सकता है? 5 फैक्टर्स होते हैं, अच्छा एटलीस्ट, अच्छा और नहीं होते, मतलब अगर हम बताना चाहें तो नहीं बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है, और बताओ। एक जो तूने बताया था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अच्छा रिलेटेड गुड्स में लिख तो रही हूँ, ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, हाँ हाँ, 2 के 4 पार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा चलो मैं बनाती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या तुम बता रही हो मुझे। 2 होते हैं रिलेटेड गुड्स, फिर 2 के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ, इसके बदले में यूज किया जा हाँ सकता हाँ है, गुड, और एक वो होता है जिसके बदले दूसरा यूज नहीं किया जा सकता। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा अच्छा है, ठीक है, नॉलेज अच्छी है तुम्हारी, चलो ठीक है, मतलब बेसिक तुम्हारे क्लियर हैं, तो तुम डरो बिल्कुल नहीं कि बेसिक मुझे नहीं आता। बेसिक देखिए आपके क्लियर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि थोड़े से ब्रशअप करने की जरूरत होती है, तो हम वही करने आए हैं, आपके फैक्ट्स को थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी हमारे साथ, ठीक है। चलिए रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे थे, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं आपके क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। वर्ड से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो गुड्स एक साथ ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि अभी जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और आप लोग बाहर निकल के मोमोज खाने जाते थे, तो आपने देखा होगा कि मोमोज के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था, आप लोगों को क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था? तुमने मोमोज, मोमोज के साथ कॉफी कौन खाता है? मोमोज के साथ आपने देखा होगा, पता नहीं तुम कहाँ जाती हो, मोमोज के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि सूप हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था। मैं कह रही हूँ देखो, ठीक है, मोमोज के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री सूप मिलता था, कॉफ़ी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स मिलते थे। कभी अगर आप कॉफ़ी पीने गए हों तो आपने देखा होगा कि जब आपको सर्व करता है सर्वर आपका, वो आपके टेबल पे कॉफ़ी रखता है, फिर साथ में एक जार रखता है जिसमें कुकीज़ वगैरह होती हैं,
ठीक है। तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है, मतलब वो आपने उसके अलग से पैसे नहीं देने हैं। सिर्फ अगर मैं किसी कैफ़े की बात करूँ, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में एक तरीके से मिलता है, या कह लें कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस उस दूसरे प्रोडक्ट की एडेड होती है। जैसे कि जब आपके मार्केट में ये सब स्कीम्स चलती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, तो ये भी क्या कहते हैं कि मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन असल में वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, वो उस प्रोडक्ट में एडेड कॉस्ट होती है। जैसे कि कभी आपने अगर किसी शॉपिंग ऐप से कभी शॉपिंग करी होगी, तो उसमें लिख के आता है, ये जो बोगो सेल आप देखते होंगे कि बोगो सेल चल रही है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट 499 का है, और मतलब बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब एक चीज खरीदेंगे तो एक चीज मुफ्त मिलेगी, ठीक है। ये एग्जांपल दे दूं मैं, एक प्रोडक्ट आपका कोई 499 का है और एक प्रोडक्ट आपका 299 का है। तो जब आप ये दोनों प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो ऐसे वो वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि ये प्रोडक्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है, लेकिन असल में होता कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये प्रोडक्ट, इसकी जो ये 300 प्राइस है, ये आपकी सर्विस चार्ज या डिलीवरी चार्ज के थ्रू एड ऑन होके आपको घर पे आपके डिलीवर होता है, अगर कभी आपने नोटिस किया होगा तो ये है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ का एग्जाम्पल। लेकिन हम बात जब इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेकअप स्टफ की बात तो नहीं करेंगे कि लिपस्टिक खरीदे तो पाउडर फ्री, पाउडर खरीदा तो मस्कारा फ्री, ये सब तो बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कार और पेट्रोल का। मतलब अगर आपने कार खरीदी है तो आपको पेट्रोल या डीजल तो पड़वाना ही पड़वाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बॉटल में भर के डीजल घूम रहे हैं लेकिन कार आपके पास है नहीं। लोग भी देखेंगे तो सोचेंगे कि कैसा पागल आदमी है, रिक्शे में चल रहा है और हाथ में डीजल की बोतल है या पेट्रोल की बोतल है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। जैसा कि इन्होंने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बदले यूज किए जा सकते हैं। जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल इसका टी और कॉफी ही होता है। टी और कॉफी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल होता है। किसी को टी के बदले अगर कॉफी चाहिए, कॉफी के बदले टी चाहिए, तो वो आपके रिलेटेड गुड्स हो जाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक पार्ट हो जाता है। तो ये आपके हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। लिखना है नहीं, ठीक है। ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए थे। फिर 5वां फैक्टर आपका बनेगा पॉपुलेशन, या फिर आपकी डेमोग्राफी, या फिर इसको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब हमने पॉपुलेशन को डिमांड के फैक्टर्स में क्यों डाला है? क्योंकि देखिए, अगर मैंने कल भी आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर कल को आप एक ऐसा मार्केट खोलते हैं जिसमें सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आज के या आपके उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। जैसे कि अगर आप एक पॉश इलाके में रहते हैं और आप ऐसी दुकान खोलते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पॉश इलाके के लोग या वैसे जिसको कहते हैं वैसे जॉनर के लोग पहनना ही नहीं पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड ही उस तरीके की नहीं होगी। जैसे कि बात करें कि गोमती नगर में जो कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, अगर हम कैफ़ेज़ अगर कल को गोमती नगर में खोलेंगे तो हम वहाँ पे ऐसा कैफ़े नहीं खोलेंगे जिसको हम एस्थेटिक कहते हैं। हम वैसा कैफ़े नहीं खोलना पसंद करेंगे जिसकी एस्थेटिक बहुत ही रूरल टाइप की हो। लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि वहाँ पे लोग जाना पसंद करें क्योंकि वो उनको लगे कि हाँ ये कोई नई चीज़ है, नया एस्थेटिक है। लेकिन लॉन्ग रन में वहाँ के जो फ्लेवर्स हैं, वहाँ का जो आपका डिमांड है, जो भी प्राइसेस वगैरह हैं, वो लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद लोग वहाँ से बोर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये तो बहुत देखी दिखाई हुई सी चीज़ है, ये हमारे कैटेगरी में, हमारी सोसाइटी को बिलोंग ही नहीं करता। एक बार के लिए ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ वहाँ पे हम जाके नहीं खा सकते।
तो जाहिर सी बात है उस कैफ़े की डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी और आप अल्टीमेटली क्या होगा, आपको कैफ़े बंद करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपने उसी पॉश इलाके में एक ऐसा कैफ़े खोला है जहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रही है, गेम्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट आपने खोला है, तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा क्योंकि पॉश इलाके के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो मोमेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके स्पेंड करेंगे। हो सकता हो आपकी बुकिंग्स वगैरह भी आने लगें कि एंगेजमेंट है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक रूरल एरिया है, वहाँ पे आपने दुकान खोली है कपड़ों की, जहाँ सिर्फ ऐसे कपड़े मिलते हैं जीन्स, मतलब जो डेनिम्स हैं वही सिर्फ मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि अब तो गांव के इलाके में भी लोग डेनिम्स पहनते हैं, लेकिन नहीं, गांव के इलाके में जो अब की जनरेशन के लोग हैं वो भले डेनिम्स पहनते हों, लेकिन अगर आप अपने एक जनरेशन या 2 जनरेशन पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो मेन कैटेगरी है वो आज भी कुर्ता पैजामा धोती, और जो औरतें हैं वो आज भी घूंघट में रहती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, कॉटन की धोतीस पहनती हैं, वो ऐसे ये सिल्क की साड़ी या ऑर्गेन्जा की साड़ी ये सब नहीं पहनती हैं। अगर शादी पार्टी में भी जाती है तो उनका एक अलग ही तरीके का फैशन होता है, वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती और दूसरा उनका पसंद भी नहीं होगा। वो पॉपुलेशन ही उस तरीके की नहीं है कि आपकी वो जो करंट वो श्रेडेड जीन्स है, यहाँ से फटी है वहाँ से फटी है, वैसा फैशन वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, दूसरा उनको पसंद भी नहीं आएगा। तो पॉपुलेशन या डेमोग्राफी आपकी डिमांड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये 5 पॉइंट्स थे आपके, ठीक है, समझ में आ गया? लिखना चाहो तो लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। लिख लिया, चलो। अच्छा, 2 टर्म्स होते हैं, डिमांड क्या बोले जा रही हो तुम? दो टर्म्स होते हैं आपके, डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। इन दो वर्ड्स का डिफरेंस क्या हो सकता है, क्या बताओगे मुझे? डिमांड तो चलो पता चल गई, डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी एक कंसेप्ट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए, नहीं भी आएगा तो भी पता रहना चाहिए। बता, अच्छा सेम सही लग रहा है, अच्छा ठीक है। आप लोगों को भी हो सकता हो दोनों का मतलब सेम ही लगे, जैसा कि एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग, लेकिन इसमें बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ही महीन डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है थोड़ा सा। डिमांड आएगी, हाँ हाँ ठीक, इतना होगा, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा समझाया इन्होंने, अच्छा बताया इन्होंने। एस्टिमेशन मतलब आपको एक चीज पता है, आपका ये फिक्स्ड है कि आने वाले टाइम में इस चीज की डिमांड होगी ही होगी। जैसे जब कोविड आया था तो जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज के जो यूनिट्स थे उन्हें ये पता था कि अब डिमांड किसकी आने वाली है, मास्क की, सैनिटाइजर्स की, पीपीई किट की, ये सब मार्केट्स में अब पता था लोगों को कि अब इनकी डिमांड तो आने ही वाली है, अब कुछ भी करके लोग इसको खरीदेंगे पहनेंगे, तो हम कितना भी इसका प्राइस बढ़ाते रहे लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो आपने देखा भी होगा एकदम रॉकेट छू रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा इसके प्राइस बढ़ रहे थे। सैनिटाइजर जो आज आप 25 रुपए की छोटी सी बोतल में देखते हैं, यही सैनिटाइजर वही छोटी सी बोतल उस टाइम पे आपको करीबन 200-250 की मिल रही थी। और ये जो पीपीई किट है, मैं इसका प्राइस तो नहीं बता पाती, लेकिन ये जो मास्क वगैरह हैं आज आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाइए तो इसके प्राइस कुछ 10 रुपीज़ के वो रीयूजेबल वाले, और जो क्या कहते हैं यूज एंड थ्रो वाले वो शायद 5 रुपीज़ के या 2 रुपीज़ के ऐसे कुछ मिलते हैं। लेकिन जब कोविड आया था तो यही मास्क बहुत ही महंगे मिल रहे थे, ठीक है।
दूसरा वर्ड है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये होगा, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये होगा ही होगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक संशय है, एक डाउट है कि अगर चीजें सही रही तो शायद ये हो सकता है, लेकिन अगर चीजें सही नहीं रही तो ये नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे शादी का बिजनेस है, ठीक है, किसी ने अपना एक नया नया यूनिट खोला था वेडिंग प्लानर का, बहुत ही अच्छा चल रहा था, और उसने कहा कि उसने 2019 में ही जस्ट खोला था, अच्छा उसका कमाई चल रहा था, अच्छे उसके इवेंट्स हो रहे थे, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसने क्या एस्टिमेट किया था कि आगे आने वाले 2 साल में मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा, मेरा टर्नओवर इतना जाएगा और मैं अच्छे प्रॉफिट में जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या उसके साथ, कोविड आ गया। अब उसने ये फोरकास्ट तो नहीं किया था कि आने वाले समय में कोविड आ जाएगा और मेरा पूरा बिजनेस बैठ जाएगा, मैं शादी ही नहीं अरेंज कर पाऊंगा, मतलब अगर कर भी पाऊंगा तो इतनी फैंसी वेडिंग्स नहीं होंगी आगे आने वाले टाइम में, सिर्फ 50 से 100 पीपल इनवाइटेड होंगे, वो भी बहुत ही क्लोज सेरेमनी करेंगे, हो सकता है लोग अपने घर में ही कर रहे हो, जहाँ पे वेडिंग प्लानर की ज़रूरत ही ना पड़े, ये जो फैंसी डेकोरेशन होती है इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या हुआ, उसका बिजनेस बैठ गया, क्योंकि उसको ये पता नहीं था, उसको ये फ्यूचर नहीं दिखा था कि हो सकता हो आगे आने वाले टाइम में कोविड आ जाए। तो ये जो फोरकास्टिंग की बात है, इसमें कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर इन्वॉल्व होता है, देखा जाए तो दोनों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की हम बात करते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लो, मतलब तो लिख लो अंदर। क्या बात, इसमें लिखिए। अच्छा, मैं जनरल वर्ड्स में समझाती हूँ, लेकिन जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। डिमांड एस्टिमेशन में लिखो, मैनेजर attempts to quantify the links or relationship between level of demand and variables which are determinants of it. And it is generally used in designing pricing strategy of the firm. In demand estimation, manager analyzes the impact of future changes in price on quantity demanded. ठीक है, फोरकास्टिंग में लिखो, इन डिमांड फोरकास्टिंग managers forecast the most likely future demand of a product, future demand of a product product
so that he can make necessary arrangement for the various factors of production. other various Factors of production. Demand forecasting tells factors of production. थक गई तुम? टेबल पे रख के लिखो ना, लिख लोगी. डिमांड कहाँ था? वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया. ठीक है. डिमांड फोरकास्टिंग टेल्स the expected level of demand at some future date on the basis of past and present information. Past and present information. ठीक है, क्लियर हो गया? है? चलो, अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं क्या? अब बताओ कौन सा टॉपिक शुरू करें? लॉ ऑफ डिमांड. मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, उसका मतलब मुझे बताना, ठीक है? हाँ, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन. ठीक है, गुड. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, ये QTY आपका क्वांटिटी है. ठीक है, इसको पूरा लिख लेना. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग इन माइंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब सेट्रिस पेरिबिस. मतलब सेट्रिस पेरिबिस का मतलब ही होता है बाकी सारी चीजें, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं, अगर वो सारे कांस्टेंट हैं तो अगर प्राइस चेंज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगी. इट इज स्टेटेड दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मतलब उल्टा होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप. ये इसका मैथमेटिकल वो है. जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी और वाइसा वर्सा. मतलब प्राइस कम होगा और डिमांड आपकी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ती रहेगी. इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लेस करेंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से होते हैं?
एक्स वन, हाँ एक्स वन, अच्छा एक्स वन, एक्स वन, पक्का पक्का। अच्छा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ होता है? प्राइस हाँ नीचे होता है, क्वांटिटी पर ये आपका डिमांड का एक्सिस है, मतलब जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसी आपकी एक्सिस बन के आती है। ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। जो आपका प्राइस है ये यहाँ जाता है और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी एक्स एक्सिस पे जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हम देखेंगे कि डिमांड का ग्राफ आखिर डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसा कि पूजा ने कहा वो आखिर क्यों होता है, देखते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, और कर्व के डिजाइन से आप समझ सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। ठीक, अब देखिए, पहले मैं बना लूं फिर बनाना, ठीक है, वरना मेरा गलत बनेगा तो तुम्हारा भी गलत बनेगा, इसमें मेरा गलत बनता नहीं। ठीक, ये है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका प्राइस है ये हम P0 कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, इससे समझने में आसानी होगी। अब देखिए P0 से P1 आपका प्राइस राइज हुआ, ठीक है, प्राइस आपका राइज हुआ, मान लीजिए कुछ भी इसमें नंबर्स दे दीजिए, नंबर्स हम यहाँ नहीं दे रहे, प्राइस राइज हुआ लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो देखिए, मतलब आपका प्राइस कितना राइज हुआ है लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी कम है। मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया था Q0 से Q1 पे अगर हम देखेंगे तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी कम है। अब यहीं पे नीचे जब आते हैं हम P0 से P2 पे आते हैं, मतलब क्या, P2 क्या हो गया आपका, P2 आपका प्राइस डिक्रीज डिनोट करता है, और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिफरेंस कितना जा रहा है। ठीक है, ये आपका होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और जनरली हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लगभग बराबर रहती है। इसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि जब आपका प्राइस P0 से P1 होता है तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q0 से Q1 शिफ्ट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, और जब आपका P0 से P2 आता है तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है। इस ग्राफ को बना लीजिए, ऐसे ही बनाएंगे, है ना, या बाकी बच्चे भी बना लेंगे। ये जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम्स में कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि आपका जो मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्वांटिटी डिमांडेड P0 से P2 क्या इंडिकेट करता है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करके समझना आना चाहिए कि ये डिनोट करता है कि आपका प्राइस डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है,
अब इसके कुछ अजम्पशंस भी होते हैं, लेकिन अजम्पशंस पे हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी रिवीजन कर लेते हैं, एक नया पेज लेकर रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा डिमांड के बारे में, ठीक है। हमने सीखा क्या होती है डिमांड, क्या होती है डिमांड। हमने सीखा फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं डिमांड को। हाँ ठीक है, हमने कुछ 5 फैक्टर्स देखे थे, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने देखा 2 कंसेप्ट, डिमांड एस्टिमेशन के और डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड ठीक है, ये एस्टिमेशन है। फिर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमने देखा डिमांड का कर्व। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स में से आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार जल्दी से नोट्स आपने रिवाइज करिए जल्दी से। और कल के लिए एक होमवर्क लिखिए। आप लोग भी होमवर्क लिखिए। डिमांड कर्व के assumptions क्या होते हैं? What are the assumptions of demand curve? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, What are the assumptions of demand curve? ये आपका होमवर्क है। ये आप थोड़े से अपनी जो बुक्स आपके पास हैं वहां से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे ताकि आपको कल की क्लास में और आसानी से समझ में आए। और दूसरा ये कि मैंने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आपको बताए हैं, मैंने सिर्फ 5 फैक्टर्स बताए हैं, इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, इसमें भी आप अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। इसमें जो सिर्फ 5 पॉइंट्स मैंने बताए, सिर्फ 5 पॉइंट्स तक सीमित नहीं रहना है, आपको अपने पॉइंट्स भी ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, मार्केट के रेगुलेशंस हो गए, वो सारी जो बातें होती हैं इसमें आप ऐड ऑन करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लास समझ में आ गई? ठीक है, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बाकी की क्लास कल हम करेंगे और आप अपना होमवर्क करके लाएंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।